हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं हम गुप्त वंश और हर्षवर्धन काल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी? तो इसका सही आंसर है हर्षचरित। हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान थे। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, जो हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। तो जो हर्षवर्धन ने हर्षचरित की रचना नहीं की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो वो की गई थी हुएन सांग के सम्मान में। इसका सही आंसर है हुएन सांग। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हुएन सांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो हुएन सांग आया था हर्षवर्धन के काल में। इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हुएन सांग थे वो एक चीनी तीर्थयात्री थे। कन्नौज सभा की अध्यक्षता हुएन सांग ने की थी। जो कन्नौज सभा की अध्यक्षता की थी वो की थी हुएन सांग ने। तो इसका सही आंसर हुआ हर्षवर्धन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो प्राचीनतम संदर्भ मिलता है ऑप्शन नंबर 2, भानुगुप्त का एरन शिलालेख। इसका सही आंसर है भानुगुप्त का एरन शिलालेख। ऐतिहासिक रूप से सती प्रथा के आरंभिक साक्ष्य की प्राप्ति 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश में सागर के निकट एरन में मिले एक स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख से हुई, अर्थात एरन गोप राजा के मरणोपरांत उत्कीर्ण अभिलेख से संबंधित है। भानुगुप्त के अनुसार अभिलेख में चर्चा की गई है कि हुणों के विरुद्ध युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी जो पत्नी थी वो भी चिता में जलकर मर गई थी। तो इसका सही आंसर हुआ भानुगुप्त का एरन शिलालेख। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो भारत कौन सा तीर्थयात्री आया था? उसका नाम है हुएन सांग। तो इसका सही आंसर है हुएन सांग। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो थे हर्षवर्धन। इसका सही आंसर हुआ हर्षवर्धन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो लिखी गई थी वो थी बाणभट्ट के द्वारा। इसका सही आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र तथा कादंबरी की रचना की थी। तो इसका सही आंसर हुआ बाणभट्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
33 पर। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो वो स्थित हैं 3 महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हुआ महाराष्ट्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। जो धर्मपाल थे, यह पाल शासन काल के दौरान भारत में शिक्षा के 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा इसे लगभग 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी धर्मपाल ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। वराहमिहिर कौन या क्या हैं? तो वराहमिहिर थे, इसका सही आंसर है फर्स्ट। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर गुप्त युग के अन्यतम विभूति थे। जो उनकी रचना थी, उनकी सर्व प्रमुख रचना थी बृहद जातक। उन्होंने विभिन्न ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति पर विचार किया। वराहमिहिर की अन्य रचनाओं में पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म संहिता, लघु जातक आदि प्रमुख हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 है शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आर्यभट्ट ने। इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? तो सुंग यून एक चीनी यात्री थे, वो भारत कब आए थे? इसका सही आंसर है 518 ईस्वी। 518 ईस्वी में ये एक चीनी यात्री थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 है अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु से हुआ। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी के उपरांत तमिलनाडु में हुई थी। तो अलवार वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, जबकि जो नयनार थे वो शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इसका सही आंसर हुआ तमिलनाडु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 है लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो जो लिच्छवी दोहित्र कहते हैं समुद्रगुप्त को। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। जो लिच्छवी दोहित्र है उस शब्द का अर्थ है लिच्छवी की बेटी का बेटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति में उन्हें लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। उनके पिता चंद्रगुप्त ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो इसलिए इन्हें लिच्छवी दोहित्र यानी कि लिच्छवी की बेटी का बेटा नाम से भी जाना जाता था। इसका सही आंसर हुआ समुद्रगुप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो वो अवस्थित था
नाडु में। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। भारत में पढ़ाई का एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था, जो क्या था? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र, जो कि तमिलनाडु में था। इसे 7वीं शताब्दी में पाल राजवंश के पहले शासक गोपाल ने अपने पड़ोसी नालंदा के अनुकरण में स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हुआ तमिलनाडु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो चांदी में जारी कौन सा सिक्का किया गया था? इसका सही आंसर है रुपए का। इसका सही आंसर हुआ रुपए का। गुप्त काल में जारी चांदी के सिक्कों को रूपक भी कहा जाता था। ये सिक्के उज्जैन के शक शासकों के सिक्कों के अनुरूप थे। तो इसका सही आंसर हुआ रुपए का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो दक्षिण भारतीय शासक था पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय एक दूसरे के समकालीन थे। ऐहोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन ने कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हुआ पुलकेशिन द्वितीय। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था? तो चिरस्थायी योगदान है, इसका सही आंसर है सेकंड। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। इसका सही आंसर है। राजा अमोघवर्ष फर्स्ट स्वयं कन्नड़ रत्नों में से एक थे, जो राजा अमोघवर्ष फर्स्ट थे। राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में आदिकवि पंपा, श्री पोन्ना और राणा कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहलाए जाते थे। ये 3 रत्न कहलाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हुआ सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? उनको संरक्षण प्राप्त था पुलकेशिन द्वितीय का। उन्होंने मेगुती मंदिर पर ऐहोल अभिलेख की रचना की थी, जिसमें उन्होंने राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने और राजधानी को ऐहोल से बादामी स्थानांतरित करने का वर्णन किया था। तो इसका सही आंसर हुआ पुलकेशिन द्वितीय। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? तो अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी गुप्त। इसका सही आंसर है फर्स्ट गुप्त। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यहाँ लगभग 30 चट्टानों को काटकर गुफाओं के रूप में बौद्ध स्मारकों का
निर्माण किया गया है? ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इसका सही आंसर। हरिसेन द्वारा लिखित यह शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसे परंपरागत गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। यह संस्कृत भाषा में है। इसका सही आंसर हुआ इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हुआ तक्षशिला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो किया गया है, इसका आंसर है फर्स्ट थलवईपुरम तांबे की प्लेटों। पांड्य शासकों द्वारा 1018 ईस्वी और 1054 ईस्वी के दौरान थलवईपुरम नामक तांबे की प्लेट लाई गई थी। भूमि प्रणाली या वृद्ध लहर इत्यादि के रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त। उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। महान गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त इत्यादि इस साम्राज्य के महान राजा थे गुप्त वंश के। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 है, चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था। तो विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। इसका सही आंसर है 618। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पर। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो प्रथम गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त राजवंश के तीसरे शासक थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? तो इनका संबंध था महामेघवाहन वंश से। खारवेल के शासन के बारे में अधिक जानकारी और उनके सैन्य विजय के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में उपलब्ध है। सारी जो जानकारी है शासन की और सैन्य विजय की। उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुम्फा अभिलेख स्थित है। तो इसका सही आंसर हुआ महामेघवाहन वंश। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया है? तो इसका सही आंसर है
नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। शिलालेख के अनुसार हर्ष ने बल्लभी शासक ध्रुवसेनादित्य को हराया था। इसका सही आंसर हुआ नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसके शासन काल में हुएनसांग भारत आया था? तो जो हुएनसांग थे वो किसके शासन में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासन में। इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किसे? धर्मपाल को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी के उत्तरार्ध में या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में पाल शासक धर्मपाल ने की थी। जो धर्मपाल थे वो पाल शासक थे। इसका सही आंसर हुआ धर्मपाल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पर। पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो निर्यात की सामग्री नहीं थी, वो थी टिन। तो गुप्त काल में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा और कांस्य जैसी धातुओं का निर्यात किया जाता था, टिन का नहीं किया जाता था। इसका सही आंसर हुआ टिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुएनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो वो किया था नरसिंहवर्मन प्रथम के शासन काल में। इसका सही आंसर है नरसिंहवर्मन प्रथम। ये किया था लगभग 642 एडी में कांची का भ्रमण किया था। तो ये थे गुप्त वंश और हर्षवर्धन काल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और आगे की वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आएंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद।